हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग प्रश्नावली 4.1 पर आ चुके हैं और इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए दूसरा प्रश्न है उसको शुरू करते हैं। और जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है भाई, द्विघात समीकरण बनाना है। जो स्थिति दी गई है, क्या कह रहा है पहला भाग, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर की घात 2 यानी वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दी गई है, यानी कि जो हमारा आयताकार भूखंड है उसका। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपकी चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए नोट करते हैं और हल करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरे का पहला भाग है उसमें क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड है आपके पास, यानी कि आयताकार एक आपका प्लाट है या खेत है, जो भी आप कहें। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक आयताकार, यहाँ पे एक आयत बना लिया, यानी कि एक आयत, उसका नाम दे दिया ABCD। अब देखिए उसमें क्या है, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी क्या है, चौड़ाई है। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र की जो चौड़ाई आपकी जो भी है उसमें लंबाई इस चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर आप चौड़ाई x ले लेते हैं तो इस x का 2 गुना 2x हो जाएगा और उसमें 1 अधिक कर दीजिए, यानी 2x धन 1। और इसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया गया है भाई 528 वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल, उसके लिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी 2x धन 1 आपने यहाँ पे लिख दिया और चौड़ाई आपकी x है। चलिए यही बात नोट करते हैं, फिर हल कर देते हैं और द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं। और द्विघात समीकरण हम लोगों का क्या होता है, ax की घात 2 धन का bx धन का c बराबर 0, इस रूप में आपको लिखना है। हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारा भूखंड है उसकी चौड़ाई x मीटर, जो कि हमने यहाँ पर देखिए जो भूखंड था उसकी चौड़ाई x मीटर लिया, तो लंबाई क्या हो गई थी, इस चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई आपकी x, उसका 2 गुना 2x, उसमें 1 जोड़ दिया, तो यही यहाँ पर लिख दीजिए 2x धन 1। अब इसके बाद इस भूखंड का आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा दीजिए, यानी क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो वही हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद इस भूखंड का क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है, तो भूखंड का क्षेत्रफल हम लोगों का 528 मीटर की घात 2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए भूखंड का क्षेत्रफल आपका 528 है, तो यहाँ पे 528 लिख दीजिए बराबर लंबाई आपकी देखिए 2x धन 1 और जो चौड़ाई है वो आपकी x है। अब इसके बाद आपको केवल हल करना रह गया, तो ये आपका 528 बराबर इस x का इस 2x और 1 के साथ गुणा हो जाएगा। जब आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका 2x की घात 2 धन का x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 528 को लेफ्ट से राइट ले जाइए, तो ये आपका 0 हो जाएगा और 0 बराबर आपका देखिए यहाँ पर 2x की घात 2 धन का x, और ये धन का था, इधर आएगा माइनस का 528। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की घात 2 धन का x और माइनस का 528 बराबर 0। यही हम लोगों का द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। ये देखिए आपका ax की घात 2
धन का बी एक्स और धन का सी बराबर 0 इसी रूप में तो लिखा हुआ है। तो ये आप देखिए, आप यहाँ पे ए एक्स की घात 2 धन का बी एक्स धन का सी बराबर 0 के रूप में लिख दिया। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाइए दूसरे भाग पर। दूसरा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। जब आप पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको एक द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा और उस द्विघात समीकरण की सहायता से ही पूर्णांक ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए नोट करते हैं, फिर हल करते हैं। जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाले, यानी कि हमें उन पूर्णांकों को लिखना है जो आपके क्रम से आते हैं। जैसे आप मान लो पहला धन पूर्णांक 5 लेते हैं तो इसका जो अगला पूर्णांक क्या होगा 6। कैसे आया आपके पास, 5 में 1 जोड़ दिया तो आपका 6 हो गया। अब अगर आप पहला धन पूर्णांक 12 लेते हैं तो अगला जो इसका अगला क्रमागत यानी क्रम से आने वाला 12 के बाद आपका क्या आता है 13। कैसे आप पता चला, 12 में 1 जोड़ दिया। तो ऐसे ही हम लोग अगर पहला जो क्रमागत धन पूर्णांक है उसको अगर आप x ले लेंगे तो जो अगला हो जाएगा वो आपका x धन 1 हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखना है कि हम लोग मान लेते हैं कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा x धन 1। माना पहला धन पूर्णांक बराबर x तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक आपका x धन 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल आपको दिया गया है, कितना है 306। तो यहाँ पे पहला आपका x है गुणे x धन 1, दोनों का गुणा कर दिया और गुणा करने पर आपके पास 306 आता है। गुणा कर दीजिए यानी कि इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये आपका देखिए x की घात 2 और धन का x बराबर आपका 306। इस 306 को आप लेफ्ट में लाएंगे तो x की घात 2 धन का x और माइनस का 306 बराबर 0। ये देखिए हम लोगों का x की घात 2 धन का bx धन का c बराबर 0 यानी कि द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिख गया और यही आपको यहाँ पर लिखना था। और इस तरीके से दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग भी आपका हल हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरे भाग पर। अब देखिए हम लोगों का जो तीसरा भाग क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण में बदल के तभी आप ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिए क्या है, रोहन की अगर आप वर्तमान आयु x ले लीजिए, भाई हमें यहाँ पे एक चर लेना पड़ेगा। तो रोहन की अगर x ले लेते हैं तो क्या कह रहा है कि उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की एज क्या हो जाएगी, तो माँ जो है वो आपकी x धन 26, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की x है उसमें 26 जोड़ दीजिए तो आपकी माँ की उम्र आ जाएगी। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात उनकी, या क्या कह रहा है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद दोनों का गुणा कर देंगे, बराबर आपका 360 हो जाएगा। और इसके बाद आप द्विघात समीकरण बना देंगे। चलिए नोट करते हैं फिर हल करते हैं। लेट कर दिया हम लोगों ने, मान लिया कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x धन 26, क्योंकि माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके प्रश्न में कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। भाई अगर आपसे कोई, आप अगर 10 साल के हैं, कोई आपसे 5 साल बड़ा है तो वो 15 का हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप जोड़ देंगे जितना बड़ा होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, यही तो प्रश्न में लिखा है, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल आपका 360 हो जाता है। तो देखिए अब इस समय तो रोहन x वर्ष है का है, 3 वर्ष बाद, जैसे अगर अभी 10 साल के हो, मान लो कि अगर कोई व्यक्ति अभी वो 10 साल का है, तो 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे,
15 साल के, कैसे पता चल रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 में जितने साल बाद पूछ रहा है उतना जोड़ दे रहे हैं। तो यही यहाँ पे भी करना है कि जो रोहन की आयु x वर्ष है उसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद कह रहा है। और वैसे ही माँ की आयु में कर देना है, x धन 26 और धन का 3। अब यहाँ पे इसको और हल कर दीजिए, तो x धन 26 में 3 जोड़ दीजिए, 29 हो गया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों लोगों की आयु का गुणनफल 360 है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, पहले रोहन की आयु x धन 3 और फिर माँ की आयु x धन 29 और बराबर आपका 360 है, क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है वही 360 हो जाता है। अब आप इसको केवल हल कर दीजिए, x का इस x के साथ गुणा कर दीजिए तो x की घात 2, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3x, अब 29 का x के साथ तो धन का 29x। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, तो 29 का 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा और बराबर आपका ये 360। भाई देखिए, आप इसको गुणा करना था, गुणा हो गया। अब आप इसको हल कर दीजिए, तो x की घात 2, 29 में 3 जोड़ देंगे तो 29 में 3 जोड़ दीजिए तो आपका 32x, यहाँ पे 3x और ये 29x और फिर धन का आपका 87 और माइनस, इसको आप इधर ले आइए तो माइनस का 360 और बराबर 0, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण रूप में बदलना है। और द्विघात समीकरण आपका क्या होता है, उसका मानक रूप ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, यही आपका मानक रूप होता है। अब केवल आपको यहाँ पे हल करना रह गया जरा सा, आपका x की घात 2 धन का 32x। अब यहाँ से देखिए 360 से ये 87 घट जाएगा और ज़्यादा आपके माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 से 7 घटाइए तो 3, यहाँ पे आपका 15, 15 से 8 घटाएंगे तो 15 से 8 घटाएंगे 7 और यहाँ पे आपका 2 बचेगा और बराबर 0। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है, क्योंकि ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। ये आपका ax की घात 2 धन का bx धन का c बराबर 0 इस मानक रूप में लिखा हुआ है। और आपका तीसरा भाग हल हो गया। अब आ जाइए चौथे भाग पर। प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा प्रश्न है उसका आखिरी भाग, यानी कि प्रश्नावली 4.1 का आखिरी भाग क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। और देखिए पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, तब आप यहाँ पे देखिए क्या है। जैसे आपसे कह रहा है कि कितने किलोमीटर की दूरी है, 480 है, तो अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी अगर 480 किलोमीटर है, जब आप कोई भी रेलगाड़ी की चाल है उसको हम लोग x ले लें तो चाल बराबर आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी और बटे समय। अब आपकी जो रेलगाड़ी की चाल क्या कह रहा है कि आपने x ले लिया तो चाल आपकी x बराबर दूरी कितनी है 480 बटे समय। समय को आप t1 ले लीजिए तो यहाँ से जो समय आएगा t1 बराबर 480 बटे x, यही तो आएगा। इतना समय उसको लगता है। लेकिन अगर यही चाल आपकी क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम हो जाए तो अगर पहले आपने x लिया था अब कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे x माइनस 8 कम हो जाएगी। अब देखिए जब आप चाल कम कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो आपका जो समय होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी है वही 480 और समय आपका यानी चाल कितनी हो गई x माइनस 8।
अब यहाँ पे देखिए पहले आपका जो समय लगता था वो आपका 480/x है और बाद में जो लगा 480/x-8, ये आपका कम समय है। कितना? वो ज्यादा समय है। जब आपकी चाल कम हो जाएगी तो समय तो ज्यादा लगेगा ही भाई। देखिए जो गाड़ियां जाती हैं, जब हमें जल्दी पहुंचना होता है तो उसकी चाल बढ़ानी पड़ती है और जब देर में पहुंचना होता है तो चाल घटानी पड़ती है। तो यही यहाँ पे भी फंडा आपको लगाना है कि पहले जो एक सामान्य चाल थी वो यक्स लिया था हमने, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद वहां से समय ज्ञात कर लिया 480/x। फिर आपकी जो दूरी चाल कम हो गई ना 8 किलोमीटर, तब वहां से समय निकाला। अब इन दोनों का अंतर क्या कह रहा है? 3 घंटे अधिक लेती है, यानी कि इन दोनों के समय का जो अंतर होगा वो 3 होगा, यानी कि 480/x-, यही तो इसमें ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा, इससे ये वाला घटा दीजिए, बराबर 3 कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। चलिए अब नोट करना रह गया और हल करना रह गया। मान लिया हम लोगों ने रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद आपको क्या दिया गया है कि जो समय है, समय ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए दूरी आपकी 480 किलोमीटर है, तो आपका जो समय लगेगा भाई, समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल। और जो समय है पहले हम लोग t1 समय ले लें, दूरी आपकी 480 है और बटे चाल आपकी x, इतने आपका घंटा लगेगा। कितना घंटा? 480/x। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि आपकी जो रेलगाड़ी की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम हो जाती, यदि इसकी चाल इतनी कम होती तो वो 3 घंटे का अधिक समय लगाती। तो अगर आपकी जो चाल है, अब इसके बाद चाल बराबर कितनी हो गई? कम कर दी कि नहीं? पहले चाल आपकी यक्स थी, जो यक्स माना था, अब चाल कम हो गई तो यह क्या हो गई? x-8 इतने किलोमीटर प्रति आवर। दूरी आपकी वही रहती है तो समय निकाल लीजिए यहाँ से। समय बराबर क्या होगा भाई? वही दूरी और बटे चाल। अब यहाँ पे दूरी आपकी वही 480 और बटे चाल कितनी है आपकी? x-8। और ये जो समय है इसको हम लोग t2 दे दीजिए। 480/x-8 घंटा, इतने घंटा लगाता। अब लेकिन क्या कह रहा है कि जब ये समय है वो क्या है? 3 घंटा अधिक है, यानी कि इस वाले से पहले वाला समय घटा दें तो आपका 3 घंटे आ जाएगा। तो यही यहाँ पर आपको कर देना है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 480/x-8 माइनस 480/x और इसके बाद बराबर 3 है। अब इसके बाद आपको केवल हल करना रह गया। 480 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/x-8 और माइनस 1/x बराबर आपका 3 है। अब और आप हल कर दीजिए तो यहाँ से देखिए आपका 480 और बटे में यहाँ पे x-8 और x का लासा लेंगे तो x और x-8, x-8, ये x-8 कट गया, इस x का गुणा इस 1 के साथ होगा तो x और माइनस यहाँ पे देखिए आपका क्या, x से x कट गया, x-8 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो x-8 और बराबर आपका 3 है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आपको हल कर देना है। तो जो आपका ये 480 आपका क्या है? गुणे में है, इधर लाइए तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो x माइनस x और धन का 8 और बटे x की घात 2 गुणा कर दीजिए यहाँ पे माइनस का 8x बराबर 3/480। यही तो बचेगा। अब देखिए यहाँ पे x से x कट गया, अब आपका क्या रह गया? केवल आपका तिरछा गुणा रह गया। यहाँ पे इसको सरलता रूप में लिख दीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको सरलता रूप में लिखेंगे तो क्या बचेगा? 8/x की घात 2 माइनस का 8x बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए 3 से काट दीजिए तो क्या कट जाएगा? 16 × 48 होता है तो 1/160।
अब आप क्या कीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए भाई। जैसे ही आप तिरछा गुणा कर देंगे, हल कर देंगे, आपका एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसका एक के साथ गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, x की घात 2 माइनस का 8x बराबर 16 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 16 8 128 होता है ना 8 1 8 और फिर 0। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस 1 2 8 0 को इधर ले आइए तो क्या हो गया आपका, x की घात 2 माइनस का 8x माइनस 1 2 8 0 बराबर 0। ये आपका देखिए ax की घात 2 धन का bx धन का c बराबर 0 उसी रूप में तो लिखा है आपका ax की घात 2 धन का bx धन का c बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है। और आपका ये द्विघात समीकरण में बदल गया। हमको केवल द्विघात समीकरण ही बनाना था, हल करना होता तो आप हल भी कर देते। इस तरीके से जो प्रश्नावली 4.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।